सोचिए, आप एक बहुत बड़े क्राइम सीन को साफ करने पहुंचे हैं, लेकिन वहां आपको पता चलता है कि जिस लाश को आप ठिकाने लगाने आए थे वो तो जिंदा है। और उससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आपके सामने एक और शिकारी खड़ा हो जाता है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है और आपकी तरह ही सोचता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 की सबसे बड़ी थ्रिलर फिल्म वुल्फ्स की। अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर की एक बेहद बर्फीली और शांत रात से होती है, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये शांति शहर के सबसे आलीशान और महंगे होटलों में से एक रीजेंट के एक स्वीट में टूटने वाली है। कमरे के अंदर हम मार्गरेट को देखते हैं, जो शहर की एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है। वो बुरी तरह से घबराई हुई है, उसके हाथ कांप रहे हैं और चेहरा सफेद पड़ चुका है। कमरे के फर्श पर एक जवान लड़का, जिसे हम पूरी फिल्म में द किड के नाम से जानेंगे, अधमरी हालत में पड़ा है। चारों तरफ कांच बिखरा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयानक हादसा हुआ है। मार्गरेट को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि अगर पुलिस को इस बात की भनक भी लगी कि एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर के कमरे में ये सब हुआ है तो उसका करियर पल भर में खाक हो जाएगा। तभी वो अपने फोन से एक गुप्त नंबर डायल करती है। ये नंबर एक फिक्सर का है, एक ऐसा इंसान जो कानून की नजरों से बचकर लाशों को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने में माहिर है। कुछ ही देर में एंट्री होती है जैक की। जैक एक मंझा हुआ, गंभीर और कम बोलने वाला फिक्सर है। वो कमरे में दाखिल होते ही प्रोफेशनल तरीके से मुआयना शुरू करता है। वो मार्गरेट को यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। ये लड़का और ये रात एक बुरे सपने की तरह गायब हो जाएंगे। जैक अपना कोट उतारता है और सफाई का सामान निकालता है। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस काम में अकेला और सबसे बेस्ट है। वो लड़के की बॉडी को एक ट्रॉली में लोड करने की तैयारी कर ही रहा होता है कि अचानक कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जैक चौंक जाता है, क्योंकि उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया था। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने खड़ा होता है एक और शख्स, निक। निक भी जैक की तरह ही एक फिक्सर है, जो ठीक उसी हुलिये और उसी अंदाज में वहां पहुंचा है। यहां से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जैक और निक एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। जैक को मार्गरेट ने बुलाया था, लेकिन निक को उस होटल की रहस्यमयी मालकिन ने भेजा है, जो सीसीटीवी कैमरों के जरिए सब कुछ देख रही थी और नहीं चाहती थी कि उसके होटल में कोई मर्डर केस हो। अब कमरे में दो ऐसे प्रोफेशनल शिकारी मौजूद हैं जो हमेशा अकेले यानी लोन वुल्फ बनकर काम करना पसंद करते हैं। दोनों के बीच तुरंत ईगो की लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक कहता है कि ये उसका केस है, जबकि निक का दावा है कि वो होटल की तरफ से आया है, इसलिए कमांड उसके हाथ में है। दोनों के काम करने का तरीका एक जैसा है, दोनों एक ही तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कि दोनों के पास एक ही ब्रांड की दवाइयाँ और चश्मे हैं। मार्गरेट इन दोनों की बहस के बीच फंसी हुई है। अंत में एक कॉल आता है जो उन्हें मजबूर कर देता है कि अगर उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो इन दोनों भेड़ियों को एक साथ मिलकर काम करना ही होगा। वे भारी मन से हाथ मिलाते हैं और उस लड़के की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बिल्डिंग के पार्किंग बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं, ये सोचकर कि काम बस खत्म होने वाला है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जैक और निक, जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, अब उस लड़के द किड की बॉडी को लेकर होटल के पार्किंग बेसमेंट में पहुंच चुके हैं। जैक अपनी पुरानी गाड़ी की डिक्की खोलता है और दोनों मिलकर बॉडी को अंदर पटक देते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब इसे किसी सुनसान जगह ले जाकर ठिकाने लगाना है और अपनी अपनी फीस लेकर घर निकल जाना है। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी का दरवाजा बंद करने वाले होते हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जो उन दोनों के होश उड़ा देता है। वो लड़का, जिसे वे अब तक मरा हुआ समझ रहे थे, अचानक गहरी सांस लेता है और डिक्की के अंदर हाथ पैर मारने लगता है। जैक और निक एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। ये लड़का मरा नहीं था, बल्कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से कोमा जैसी स्थिति में चला गया था। अब समस्या ये है कि जैक और निक लाश ठिकाने लगाने वाले प्रोफेशनल हैं, किडनैपर या मर्डरर नहीं।
वे किसी जिंदा इंसान को नहीं मारना चाहते, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसने उन दोनों के चेहरे देख लिए हैं। इसी अफरा तफरी के बीच निक की नजर उस लड़के के पास पड़े एक नीले रंग के बैग पर पड़ती है जो वे होटल के कमरे से अपने साथ उठा लाया था। जब वे उस बैग को खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस छोटे से बैग के अंदर ईंटों की तरह जमे हुए सफेद पाउडर के पैकेट थे, करोड़ों डॉलर की शुद्ध हेरोइन। अब कहानी का पूरा रुख ही बदल चुका है। यह मामला सिर्फ एक एक्सीडेंटल मौत का नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़ी ड्रग डील से जुड़ा हुआ था। वे दोनों समझ जाते हैं कि ये ड्रग्स किसी मामूली अपराधी के नहीं हो सकते। तभी वो लड़का, जो अभी भी पूरी तरह होश में नहीं है, डिक्की से बाहर निकलने की कोशिश करता है और मौका पाकर पार्किंग से बाहर भाग निकलता है। वह लड़का सिर्फ अंडरवेयर में है और कड़ाके की ठंड में न्यूयॉर्क की गलियों में दौड़ रहा है। जैक और निक को एहसास होता है कि अगर वह लड़का पुलिस के हाथ लग गया या किसी गैंग के पास पहुंच गया तो उन दोनों का बचना नामुमकिन है। दोनों फिक्सर्स अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर उस लड़के का पीछा करना शुरू करते हैं। यहाँ फिल्म में एक बहुत ही मजेदार लेकिन तनावपूर्ण चेस सीक्वेंस दिखाया गया है। जैक और निक दोनों अपनी उम्र की वजह से थोड़ा हाफ रहे हैं, लेकिन उनका अनुभव उन्हें लड़के के करीब ले आता है। वे उसे शहर के एक सुनसान पुल के नीचे घेर लेते हैं। लड़का डरा हुआ है और उसे कुछ याद नहीं है कि होटल के कमरे में क्या हुआ था। जैक उसे शांत करने की कोशिश करता है, जबकि निक उसे डराकर सच उगलवाना चाहता है। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह लड़का कोई बड़ा अपराधी नहीं, बल्कि सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था जिसे ड्रग्स की यह खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसे यह ड्रग्स किसने दिए थे। तभी जैक को एक कॉल आता है जिससे यह संकेत मिलता है कि पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड को पता चल चुका है कि ड्रग्स गायब है। अब जैक और निक को समझ आता है कि वे सिर्फ एक सफाई कर्मचारी नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एक बहुत बड़े क्राइम सिंडिकेट के निशाने पर आ चुके हैं। उन्हें उस रात को जिंदा गुजारने के लिए उस लड़के को सुरक्षित रखना होगा और उस ड्रग्स के असली मालिक तक पहुंचना होगा, वरना अगली लाश उन दोनों की हो सकती है। अब जैक, निक और वह लड़का द किड एक पुरानी गाड़ी में न्यूयॉर्क की अंधेरी सड़कों पर है। लड़के की हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे टूटी फूटी यादों से कुछ बताने की कोशिश करता है। वो बताता है कि उसे ये ड्रग्स एक पुराने दोस्त ने दिए थे जिसे वो किड ही कहता है। लेकिन जैक और निक का अनुभव उन्हें बता रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन किसी छोटे मोटे अपराधी की नहीं हो सकती। निक बैग की जांच करता है और उसे एक खास निशान मिलता है। ये निशान अल्बेनियन माफिया का है। ये खबर सुनते ही दोनों के चेहरे पर पसीना आ जाता है। न्यूयॉर्क का अल्बेनियन गैंग अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता है, और अगर उन्हें पता चला कि उनके ड्रग्स दो मामूली फिक्सर्स के पास है तो वे पूरी रात शहर को आग लगा देंगे। जैक फैसला करता है कि वे इस लड़के को वापस उसी जगह ले जाएंगे जहां से ड्रग्स की ये चेन शुरू हुई थी, ताकि वे खुद को इस मामले से पूरी तरह बाहर निकाल सकें। रास्ते में जैक और निक के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। ये बहस अब केवल काम को लेकर नहीं है, बल्कि उनके जीने के तरीके को लेकर है। जैक को लगता है कि निक बहुत ही गैर जिम्मेदार है, जबकि निक का मानना है कि जैक बहुत ही पुराना और उबाऊ हो चुका है। लेकिन इसी बहस के दौरान एक अजीब सी बात सामने आती है। दोनों का पिछला रिकॉर्ड, उनकी बीमारियां और यहां तक कि उनके पीएमएस आदतें, पुराने बॉस भी लगभग एक जैसे रहे हैं। उन्हें शक होने लगता है कि क्या वे वाकई अलग हैं या वे एक ही सिस्टम के दो मोहरे हैं। तभी अचानक उन्हीं की गाड़ी को एक काली एसयूवी टक्कर मारती है। ये अल्बानियन गैंग के आदमी थे। एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है जहां जैक अपनी ड्राइविंग स्किल्स का प्रदर्शन करता है और निक खिड़की से बाहर लटककर गोलियां चलाता है। वे किसी तरह उन गुंडों से पीछा छुड़ाने में कामयाब होते हैं, लेकिन अब वे जानते हैं कि वे सुरक्षित नहीं है। वे शहर के एक पुराने और सुनसान इलाके में स्थित एक ड्रग हाउस पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां पहले से ही लाशें बिछी हुई है। ऐसा लगता है कि किसी दूसरे गैंग, मुमकिन है कि क्रोएशियन गैंग ने अल्बानियन लोगों पर हमला कर दिया है। अब ये एक गैंग वॉर का रूप ले चुका है।
वो लड़का रोने लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो जिन लोगों के लिए काम कर रहा था वे सब मारे जा चुके हैं। जैक और निक को वहां एक फोन मिलता है जो लगातार बज रहा है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आती है। ये अल्बानियन माफिया का बड़ा लीडर दिमित्री है। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर 1 घंटे के अंदर ड्रग्स और वो लड़का उसके सामने नहीं हुए तो वो मार्गरेट डीए के घर पर हमला कर देगा। अब मामला सिर्फ अपनी जान बचाने का नहीं रहा, बल्कि उस महिला को भी बचाने का है जिसने जैक को पहली बार फोन किया था। जैक और निक समझ जाते हैं कि उन्हें अब सीधे मौत के कुएं में कूदना होगा। वे हथियार लोड करते हैं और अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि वहां से वापस लौटने की गुंजाइश बहुत कम है। जैक और निक अब अपनी कार में उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां दिमित्री ने उन्हें बुलाया है। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि कार के अंदर की हवा भी भारी महसूस हो रही है। उनके साथ वो लड़का द किड भी है जो पूरी तरह से टूट चुका है, सामने खड़ी नजर आ रही है। जैक, जो हमेशा नियमों से चलने वाला फिक्सर रहा है, वो अब निक के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाता है जो बहुत जोखिम भरी है। वे जानते हैं कि दिमित्री जैसे लोग गवाहों को जिंदा नहीं छोड़ते। अगर वे ड्रग्स वापस कर भी दे तब भी दिमित्री उन्हें और उस लड़के को मार देगा ताकि कोई सुराग ना बचे। निक अपनी जेब से एक छोटी सी डिवाइस निकालता है और उसे बैग में छिपा देता है। वो जैक से कहता है कि आज उन्हें लोन वुल्व्स की तरह नहीं बल्कि एक पैक झुंड की तरह लड़ना होगा। वे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने और विशाल गोदाम वेयरहाउस में पहुंचते हैं। वहां का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा है। चारों तरफ नकाबपोश और हथियारों से लैस अल्बानियन गुंडे खड़े हैं। जैसे ही जैक और निक गाड़ी से बाहर निकलते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दिमित्री अपनी भारी आवाज और खौफनाक मुस्कान के साथ सामने आता है। वो ड्रग्स का बैग चेक करता है और फिर उस लड़के की ओर देखता है। दिमित्री का गुस्सा 7वें आसमान पर है क्योंकि इस एक रात की वजह से उसका पूरा बिजनेस खतरे में पड़ गया है। वो जैक और निक से पूछता है कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि 2 मामूली फिक्सर्स उसके ड्रग्स लेकर शहर भर में घूम रहे थे। यहीं पर जैक अपना दिमाग चलाता है और बातों ही बातों में दिमित्री को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है, ताकि दिमित्री गोली चलाने से पहले 2 बार सोचे। तभी अचानक गोदाम की छत से कांच टूटने की आवाज आती है और गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। ये क्रोएशियन गैंग का हमला था जो दिमित्री के ड्रग्स छीनने के लिए वहां घात लगाकर बैठे थे। देखते ही देखते वो गोदाम एक डेथ जोन में तब्दील हो जाता है। जैक और निक फुर्ती से उस लड़के को खींचकर एक लोहे के कंटेनर के पीछे छिप जाते हैं। यहां हमें जैक और निक का वो रूप देखने को मिलता है जिसके लिए वे मशहूर हैं। वे दोनों एक दूसरे की ढाल बनते हैं। जब जैक रीलोड करता है तो निक कवरिंग फायर देता है। उनके बीच का तालमेल ऐसा है जैसे वे सालों से साथ काम कर रहे हो। गोलियों की आवाज और चीख पुकार के बीच दिमित्री के आधे से ज्यादा आदमी मारे जाते हैं। जैक को एहसास होता है कि ये इनके पास भागने का आखिरी मौका है। वो निक को इशारा करता है और वे धुएं का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे की तरफ भागते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है और पूरा गोदाम हिल जाता है। जैक और निक मलबे के नीचे दबते दबते बचते हैं, लेकिन वो लड़का उनसे अलग हो जाता है। अब उन्हें न केवल अपनी जान बचानी है बल्कि उस बेगुनाह लड़के को भी ढूंढना है जो इस खूनी खेल के बीच कहीं खो गया है। धमाके और धुएं के बीच जैक और निक उस गोदाम के पिछले हिस्से में उस लड़के द किड को ढूंढ लेते हैं। लड़का डर के मारे एक कोने में दुबका हुआ है। अल्बानियन और क्रोएशियन गैंग के लोग आपस में लड़कर लगभग खत्म हो चुके हैं। दिमित्री भी इस खून खराबे में मारा जा चुका है। जैक और निक, जो अब बुरी तरह थक चुके हैं और घायल है, उस लड़के को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सुबह की पहली किरण फूटने वाली है और वे शहर के एक छोटे से डाइनर रेस्तरां में जाकर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। ड्रग्स गायब हैं, गैंगस्टर्स मर चुके हैं और वे सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां बैठकर कॉफी पीते हैं और आपस में बात करना शुरू करते हैं, उन्हें कुछ बहुत ही अजीब महसूस होता है। जैक और निक को एहसास होता है कि पूरी रात जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा परफेक्ट था। उन्हें उस होटल में किसने बुलाया, उन दोनों को एक ही समय पर वहां क्यों भेजा गया, और सबसे बड़ी बात,
उन दोनों के पास एक ही जैसी दवाइयां, एक ही जैसे तरीके और एक ही जैसा अतीत क्यों है? तभी वे अपनी अपनी हैंडलर, वह रहस्यमयी महिला जिसने उन्हें फोन किया था, की आवाज और निर्देशों को याद करते हैं। अचानक उनके दिमाग की बत्ती जलती है। वे समझ जाते हैं कि उन दोनों का बॉस या कंट्रोलर असल में एक ही इंसान है। उन्हें एक साथ उस रात वहां इसलिए भेजा गया था ताकि वे एक दूसरे को मार दें या फिर इस गैंग वॉर में फंसकर खत्म हो जाए। उनका बॉस पुराने फिक्सर्स को हटाकर नए लोगों के लिए जगह बनाना चाहता था और सफाई करने वालों की ही सफाई करने का प्लान बना चुका था। जैसे ही वे इस खौफनाक सच को समझते हैं, डाइनर के बाहर कई काली गाड़ियां आकर रुकती हैं। ये ना तो पुलिस है और ना ही गैंगस्टर्स, ये उनके अपने ही संगठन के लोग हैं जो इस मिशन को आखिरी अंजाम देने आए हैं। जैक और निक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरों पर एक फीकी मुस्कान आती है। वे समझ जाते हैं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। वे अपनी बंदूकें निकालते हैं, उनमें गोलियां भरते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि उनके पास कितनी गोलियां बची है। जैक कहता है कि उसके पास काफी है और निक भी सिर हिलाता है। फिल्म का अंत बहुत ही स्टाइलिश और सस्पेंसपूर्ण तरीके से होता है। दोनों फिक्सर्स एक साथ डाइनर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं और कैमरे के सामने गोलियां चलने की आवाज आती है। फिल्म ये साफ नहीं करती कि वे बचे या नहीं, लेकिन ये जरूर दिखा देती है कि दो लोन वुल्व्स अंत में एक सच्चे पार्टनर की तरह साथ मरे या साथ लड़े। ये अंत दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस अंधेरी दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि वे भी नहीं जो दूसरों के गुण